तो ये एक प्लान किया है मैंने पास पेपर को, पार्ट 1 का भी और पार्ट 2 का भी। तो इसमें इंशाल्लाह ताला पार्ट 1 और पार्ट 2 के हम जो जी ऑफ कोर्स लाइक किया करें। थैंक यू जी। मलाइका जी सर जी मैंने आपको सेंड किए थे व्हाट्सएप पे नोट्स, वो भी करवाइएगा। ओके जी। जी अच्छा जी, आगे है जी हमारे पास कमेंट आए, हम बोले स्टार्ट करवा दें। ओके जी, लेट्स स्टार्ट जी। आज हम अगला पोर्शन करना है, मैं आपको आगे करवाता हूँ जी। ये मैंने आपको बता दिया है कि पास पेपर्स करवाने जा रहे हैं, ये पेड होगा और इसके लिए पूरा 10 बच्चे मैंने इंशाल्लाह ताला पहले 10 बच्चे जो कांटेक्ट करेंगे मुझसे उनको करवाने, क्योंकि रश नहीं ज़्यादा डालना। फिर जो नेक्स्ट आएंगे उनका बैच अगले महीने में बनेगा या अलग से बनेगा। पहले 10 बच्चों को मैंने पास पेपर्स सॉल्व करवाने हैं, एडवांस के, कॉस्ट के और टैक्स के। इसी तरह पार्ट 1 के जो बच्चे हैं उनके लिए अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स 1 महीने के अंदर ये कंप्लीट करवाया जाएगा। ज़्यादातर बच्चों का ये होता है कि हमें बस हम पास पेपर हल कर लें, तो इतने ही बड़े हैं। तो पास पेपर के ऊपर इंशाल्लाह ताला एक पूरा बैच स्टार्ट होने जा रहा है। जो वो करना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप पे, और मैं आपको बता दूँगा। ठीक है जी, चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टैक्स का हम टैक्स पेएबल कर रहे हैं, और टैक्स पेएबल में पहला पॉइंट था हमारे पास ग्रॉस टैक्स। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था कि ग्रॉस टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो, क्योंकि लाइव सेशन लंबा होता है तो यहाँ पे, और इसकी छोटी वीडियो भी बाद में आ जाती है। तो जो लोग वीडियो पे देखना चाहते हैं वो वीडियो पे भी आ सकते हैं, और वहाँ पे आके डेली 3 बजे वीडियो भी आ जाती है। ठीक है जी। अच्छा, जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं वो उसके बाद वेट कीजिएगा, मैं यहाँ से फ़ारुक होकर आपको करवाऊँगा जी। BCRW भी करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, हम चलें स्टार्ट कर रहे हैं जी। इसको हम ग्रॉस टैक्स हमने कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्चुअल टैक्स कैसे मालूम करना है। पॉइंट नोट कीजिएगा, एक्चुअल टैक्स कब और कैसे मालूम करना है। बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है, इसको अपने ध्यान से समझना है, बिल्कुल क्लियर होकर। ग्रॉस टैक्स आपने कल हमने कर लिया था, और इसके बाद हम एक्चुअल टैक्स मालूम करेंगे। अच्छा, एक्चुअल टैक्स कब मालूम करते हैं, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, इस पॉइंट को। ये पॉइंट है हमारा, मैं यहाँ पे इसके साथ ही रख देते हैं। पहले पॉइंट में तो खैर टैक्स है ही नहीं। उसके बाद चलते हैं जी सेकंड, थर्ड, लास्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं जी। चौथे पॉइंट के अंदर हम आ जाते हैं, तो यहाँ थर्ड में ये जी हमारा, यहाँ पे इसको हम रख लेते हैं। ये देखें जी, हमने टैक्सेबल इनकम हमारी आई है 22,50,000, और सवाल में एक पॉइंट दिया, इसको कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक रकम है एक्चुअल टैक्सेबल इनकम, ये है जनाब 19 लाख रुपया। ठीक है, और उसके बाद है जमा शेयर फ्राम AOP, ये सवाल में दिया होगा, ये है जनाब 3,50,000, और इसको जब मैंने जमा किया तो वो बन गया टोटल 22,50,000 रुपया। टैक्सेबल इनकम ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर रेट पर्पस, फॉर रेट पर्पस। अच्छा जी, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम है 19 लाख, ये ऊपर सवाल में आ चुकी होगी। आखिरी पॉइंट है हमारे पास, अगर सवाल में शेयर फ्राम AOP दिया हो तो इसको यहाँ पे लिखते हैं। शेयर फ्राम AOP सवाल में अगर दिया हो तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अब शेयर फ्राम AOP दिया 3.5 लाख रुपया, हमने किसी पार्टनरशिप के बिज़नेस से कमाया और यहाँ पे लाके इसको हमने लिख दिया। जब इसको हमने जमा किया तो ये हो गया 22,50,000 रुपया। अब 22,50,000 रुपये हमने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल किया, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ग्रॉस टैक्स। ग्रॉस टैक्स हम जब निकालेंगे तो 22,50,000 में 12 लाख तक आपका कोई नहीं है, और 12 से ऊपर जो आपकी इनकम है 25 लाख तक रेट है 5%। तो 22,50,000 में से हम 12 लाख निकाल देंगे, 10,50,000 बचेगा।
10,50,000 के ऊपर हमारे पास जो टैक्स बनता है वो बनता है 52,500। जी रिमझिम, अगर शेयर फ्रॉम एओपी ना दिया हो सवाल में तो फिर ये ग्रॉस टैक्स ही हमारा एक्चुअल टैक्स होता है। पॉइंट नोट कीजिएगा, अगर शेयर फ्रॉम एओपी सवाल में ना दिया हो फिर यही ग्रॉस टैक्स हमारा एक्चुअल टैक्स होता है। ग्रॉस टैक्स हम तब लिखते हैं जब ऊपर शेयर फ्रॉम एओपी दिया हो, तो फिर पहले ग्रॉस टैक्स करते हैं और फिर उसके बाद हम एक्चुअल टैक्स की तरफ जाते हैं, तो एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल टैक्स का फार्मूला नीचे लिखा हुआ है, मैं एक कॉन्सेप्ट जी ऑफ कोर्स लाइक कीजिए। ओके जी, ईओपी भी करेंगे इंशाल्लाह और कंसाइनमेंट भी करेंगे इंशाल्लाह। कंसाइनमेंट के तबस्सुम अभी कंसाइनमेंट की नई अपलोड की, वो हम इंशाल्लाह लाइव सेशन में करेंगे। अच्छा जी, अब देखिएगा ग्रॉस टैक्स जो यहाँ पे आंसर आया इसको लाइन लगा देंगे नीचे, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे ताकि ये नीचे जमा नहीं होना। आप इसकी कोई वैल्यू नहीं है ग्रॉस टैक्स की, इसके ऊपर जो एक्चुअल टैक्स निकालेंगे उसकी वैल्यू होगी। अब एक्चुअल टैक्स हमने कैसे निकालना है, ऊपर लिखेंगे ग्रॉस टैक्स, वो आया 52,500, 52,500। उसके बाद इसने कहा टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़, इसको फॉर रेट पर्पज़ भी कहते हैं, इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी भी कहते हैं, और ये इसको एक्सक्लूडिंग फ्रॉम शेयर फ्रॉम एओपी कहते हैं। लेकिन इसको कॉमन नेम एक्चुअल टैक्सेबल इनकम और इसको टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़ कहते हैं। अच्छा, टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़ 22,50,000 है, इसको इस पर डिवाइड कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 22,50,000 से डिवाइड कर देंगे इसको। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमने, किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। अब एक्चुअल टैक्सेबल कितने, 19 लाख। इसका मतलब ये है हमने बेसिकली इनका टैक्स तो 19 लाख पे ही मालूम करना था, लेकिन सिर्फ 3.5 लाख को जमा इसलिए किया है कि हम रेट को बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो रेट इतना फ़र्क नहीं पड़ा। अगर यहाँ पे 8 लाख रुपया होता तो 19 और 8 27 होता तो रेट बढ़ जाता, 25 लाख से ऊपर रेट 15% चला जाता। बात समझ रहे हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे होता 8.5 लाख रुपया, शेयर फ्रॉम एओपी होता 8.5 लाख, तो यहाँ पे हमारे पास इनकम आनी थी 27,50,000 रुपये। अब देखें 25 लाख तक 19 लाख तक रेट और है, यानी कि 25 लाख 12 लाख से 25 तक रेट और है, लेकिन इसके पे टैक्स तो नहीं करना, लेकिन इसके ऊपर टैक्स इसलिए ज़्यादा होगा कि इसका रेट बढ़ गया। बस रेट को बढ़ाने के लिए हम ये कैलकुलेशन करेंगे, फिर वापस लेके 19 लाख पे ही आएंगे। कैसे, अब देखिए 27 लाख, अब हमने देखना है कि आपका 25 लाख तक टैक्स बनता है 65,000 रुपया। हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टैक्स ऑन 25 लाख। 25 लाख तक टैक्स बनता है 65,000, और इसके बाद टैक्स ऑन अबव 25 से ऊपर जो रकम होगी उसके ऊपर टैक्स रेट है 15%। अब वो रकम कितनी है, हम यहाँ लिख लेते हैं, हमारे पास रकम है 27,50,000। 27,50,000 से 25 निकाल देते हैं तो बाकी बचेगा 2,50,000। 2 लाख, 2.5 लाख के ऊपर रेट है 15%। हमने 2.5 लाख का रेट लगाया, 2.5 लाख का रेट है 15%, ये बन गया 37,500। ये आया 37,500। इसको जमा करेंगे ऊपर वाले 65,000 में, टोटल हो जाएगा 1,02,500। यहाँ पे लिखेंगे 1,02,500, ये आ गया। अब ये 1,02,500 जो है, इसको हमने, ये हमारा टैक्स बन गया, इसे कहते हैं ग्रॉस टैक्स। इसको डबल लाइन कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पे। अब हमने जाना है अपने एक्चुअल टैक्स की तरफ। एक्चुअल ग्रॉस टैक्स आया है 1,02,500, और इसको नीचे डिवाइड करेंगे इसको बाय जो आपकी इनकम है 27,50,000, इसको 27,50,000 से डिवाइड करेंगे और 19 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे आंसर कितना आता है। 1,02,500 इसको डिवाइड करेंगे 27,50,000
50,000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 19 लाख से, आंसर आ जाएगा 70,818 रुपये। 70,818 रुपये ये टैक्स बना आपका 19 लाख पे, लेकिन बना इस रेट के मुताबिक। हमने सिर्फ रेट बढ़ाने के लिए, अगर ये 19 लाख होता फिर यहाँ पे रेट लगता 5%, तो 8.5 लाख के ऊपर टैक्स नहीं है। 8.5 लाख पे टैक्स होगा तो फिर 1,02,000 बनेगा, लेकिन आप निकला 70,000। उस तरह अगर हम सिर्फ 19 लाख पे डायरेक्ट टैक्स निकालते हैं तो वो कितना आता है, हम चेक कर लेते हैं। 19 लाख में 12 लाख पे तो टैक्स नहीं है, 19 लाख में 12 लाख निकाल दें, बाकी बचा 7 लाख। 7 लाख का 5% कर लें, ये बंदा सिर्फ 35,000 रुपया। अगर हम शेयर फ्राम AOP को जमा नहीं करते, इसी पे जेन्युइन टैक्स निकालते हैं तो 35,000 बनता है, लेकिन इसको जमा करके रेट को बढ़ा के वापस 19 लाख पे आते हैं तो हमारा टैक्स बन जाएगा 70,818। तो गवर्नमेंट सिर्फ आपका, वो कहती है आपने इनकम तो ज़्यादा कमाया है ना, इनकम तो ज़्यादा कमाई है, इसलिए हमें इस रेट को बढ़ाना है। रेट बढ़ा के वो आपको इधर ले आते हैं। ये आपका सेकंड पॉइंट था, शेयर फ्राम AOP को जमा करके आपने एक्चुअल टैक्स कैसे मालूम करना है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, ये था दूसरा पॉइंट इसका। आगे देखते हैं हमारा अगले तीसरा पॉइंट क्या है। अच्छा, ये टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक और कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये एक बड़ा कंप्लीट पोर्शन है। इस पर मैंने आपको पूरे रेट सारे दोबारा याद करवाने हैं और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के भी रेट दोबारा से बताने हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसका टॉपिक कल करेंगे। आज मैं अगला पॉइंट आपको करवा देता हूँ, होना इसके बाद ही है, लेकिन उसका पॉइंट मैं आपको पहले करवा देता हूँ। सीनियर सिटीज़न का पॉइंट क्या है आज ये करेंगे, कल इंशाल्लाह ताला टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक वाला पॉइंट करेंगे। क्योंकि आज हमने इसके बाद हायर परचेज का टॉपिक भी करना है। सीनियर सिटीज़न क्या होता है? सीनियर सिटीज़न का मतलब है अगर कोई बंदा पाकिस्तान का शहरी है और उसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, एज उसकी 60 साल से ज़्यादा है और उसकी इनकम 10 लाख से कम है, उसको सीनियर सिटीज़न कहते हैं। कहते हैं कि 60 साल तक हमें टैक्स देता रहा, अब हम इससे टैक्स कम लेंगे। कितना टैक्स कम लेंगे? 50%। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे आ जाते हैं और आपकी इनकम देखें। ये जो सवाल नंबर 4 हम कर रहे हैं, इसमें आपका जो इनकम है टोटल आपकी, ये जो हम क्वेश्चन यहाँ पे हमने अभी हल किया है तीसरा, इसके अंदर आप देखें आपकी इनकम है 27,50,000, ये 10 लाख से ज़्यादा है। यहाँ पे आपको सीनियर सिटीज़न का रिलीफ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको सीनियर सिटीज़न का रिलीफ नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें आए, ये आपका है तीसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट लगभग ये चौथा पॉइंट था, खैर कसम गलती होगी, इसको तीसरा पॉइंट। यहाँ पे आपकी इनकम है 9.5 लाख, आपकी इनकम है 9.5 लाख और आपकी एज है 60 से ज़्यादा। यहाँ पे अब आपको एवरेज रिलीफ, आपको सीनियर सिटीजन का रिलीफ मिलेगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे नंबर नेक्स्ट लिखना है, जो भी नंबर अगर वो एक्चुअल टैक्स ग्रॉस टैक्स वगैरह करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं जनाब नंबर 2 या नंबर 3 लिख देते हैं, नंबर 4 जो भी होगा वो लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे सीनियर सिटीज़न, सीनियर सिटीज़न, इसका रिलीफ कितना मिलना है आपको? 50% ऑफ टैक्स पेएबल। मिसाल के तौर पे आपका टैक्स बना 2,000, 9.5 लाख 12 लाख तक 2,000 है, तो इसका हाफ 1,000 रुपीज़ आप यहाँ से लेस कर देंगे और 1,000 को लेस करेंगे तो बाकी टैक्स पेएबल बचेगा आपके पास। टैक्स पेएबल विद रिटर्न ये बनेगा आपका 1,000, बाकी आपने पे करना है गवर्नमेंट को। अगर आप पाकिस्तान के सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको फिर इतना रिलीफ मिलेगा। इनकम 10 लाख से कम हो और एज आपकी 60 से ज़्यादा हो तो फिर आपको सीनियर सिटीज़न का रिलीफ भी मिलेगा। ठीक है जी, आज ये 2 पॉइंट इसको ज़रा ध्यान से आप याद कर लें। कल वाला पॉइंट भी आपने ये वाला वापस लर्न करना है, इसकी प्रैक्टिस करें, याद करें। इंशाल्लाह ताला हम विद इन अ डेज इसको कंप्लीट कर लेंगे। बस हमारे 2 इसमें जो मुश्किल टॉपिक हैं वो हैं, एक ये टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक वाला
ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसको करेंगे। फिर टीचर वाला इतना मुश्किल नहीं, आसान है, इसको कर लेंगे। कल इसको इंशाल्लाह कर लेंगे। फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी कल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ये 3 पॉइंट कल कर लेंगे। उसके बाद एवरेज रिलीफ, एक दिन हमारा इसके ऊपर लगेगा, प्रॉपर एवरेज रिलीफ क्यों करेंगे बस। फिर 1 डे इस पर टैक्स रिटर्न सोर्स पे लगेगा, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू करनी है इंशाल्लाह ताला। किसी भी बुक से हम स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चंस हम डे टू डे करते जाएंगे और वो हमारे हल हो जाएंगे। आपके पास कोई क्वेश्चन है यहाँ पर तो आप कर सकते हैं मेरे से। इसके बाद फिर हमने आज एडवांस शुरू करनी है, काफ़ी रह गया हायर परचेज़ का, तो हम आज कर लेते हैं उसका। जी, अगर 10 लाख से ज़्यादा हो मलाइका तो फिर वो सीनियर सिटीज़न का जो रिलीफ है वो नहीं मिलता। अगर यहाँ पे इनकम आपकी 10 लाख से ज़्यादा है, मिसाल के तौर पे ये है, यहाँ पे आपकी एक्चुअल टैक्स 19 लाख है और 27 लाख है टोटल। अब ये 10 लाख से ज़्यादा है, तो अब यहाँ पे अगर आपकी उम्र 65 साल भी है बंदे की, तो उसको एवरेज रिलीफ और जो इसका सीनियर सिटीजनशिप का रिलीफ है वो नहीं मिलेगा। अपने क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट करें और फिर आप आ जाएँ। एडवांस की बुक हायर परचेज़ है वो निकालनी, आज उस पर हमने लेजर बनाना सीखना है, कैसे बनाना है। यास जी ठीक है सर। 2 पेंशन वाला पॉइंट, अगर 2 पेंशन हो यार, इसकी ना आज बिल जमा करा है मैंने, वो 1500 रुपये। 10-15 मिनट चलाना होगा जब मैं आता हूँ बस, ज़्यादा नहीं है। ये नहीं कि मैंने फिर मैं डाउनलोड लिखा मैंने क्लास लेके तुम ला देना, ठहर जा, मैं ला देना थोड़ा टाइम। जी आप ना इसको निकालिएगा। 2 पेंशन में से जो पेंशन छोटी होगी वो एग्जाम्प्ट, वो जो है वो टैक्सेबल होगी। मुबशर मंजूर का क्वेश्चन है, सर जिसके पिछले कॉन्सेप्ट ठीक क्लियर नहीं है तो जब इनकम टैक्स के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो क्लियर हो जाएंगे। जी इंशाल्लाह ताला मुबशर हो जाएंगे। लाओ यार, लंबी क्लास में कितने बजे तक क्लास में? इस टाइम 20 है। अच्छा, ये क्या कहते हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं?
ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੋ ਰਾਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਟੀਵਲ बटन लेके जाने से मार्केट का अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? और क्या इशू ख़त्म हुआ? दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी क्लास में? जी अब ठीक है, आवाज़ ठीक है, पिक्चर आ रही है? नहीं हो रहा। देखो ना ये डॉक्टरों को हो रहा है, डॉक्टर नहीं चाहता कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ट्रांसपोर्ट हर चीज़ वहाँ के फिर जाते हैं। ओके मुबशर, चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं इसको जी आज 9 लोग। ओके जी सर, ओके वेलकम जी। हमने अभी करना है इसका हायर परचेज़ का, तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। ये हमने एक क्वेश्चन किया था, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने ब्रेकअप टेबल, ये पहली इलस्ट्रेशन है जिसके अंदर हमने ये एक जो कंपनी का जिसने ट्रक ख़रीदा था उसकी हमने एंट्रीज की थी। आज हम करेंगे हायर वेंडर एंट्री क्या करता है। ये हायर परचेज़र था, हायर परचेज़र था, इसकी एंट्रियां हमने की थी और परचेज़र, और अब आज हम करेंगे हायर वेंडर एंट्रियां कैसे करेगा। ठीक है जी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम आगे फोल्ड कर लेते हैं और इसके बाद फिर अच्छा जी, अब आए जी, हम इसके बाद आज सीखेंगे कि हमारी हायर वेंडर की क्या एंट्रियां होंगी, वो हम आज सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे हम नाम लिखते हैं। फ़र्स्ट इलस्ट्रेशन अगर आप देखें अपने बुक की तो उसकी ही मैंने एंट्रीज करवाई थी, और ये एंट्रीज करने के बाद कल हम लेजर करेंगे। पहले हायर परचेज़र के करेंगे, फिर हायर वेंडर के करेंगे। फर्स्ट इलस्ट्रेशन है आपके पास, इसका हमने किया, इसमें हायर वेंडर का नाम है लाहौर मोटर कंपनी। जी फरीद, आपकी बात मुझे याद है। आप आज हम एंट्रियां करने लगे हैं उसकी हायर वेंडर की, और उसके बाद फिर हम लेजर बनाना सीखेंगे, और फिर लेजर के साथ इंशाल्लाह मुझे याद है बग़ैर एंट्रीज़ के भी लेजर बनाना मैं आपको सिखाऊंगा ज़रूर हायर परचेज़ में। ये बड़ा अहम सवाल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके ऊपर ज़रूर हम सवाल करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं जी। लाहौर मोटर कंपनी, लाहौर मोटर कंपनी जर्नल, आगे लिख देते हैं हायर वेंडर। हायर वेंडर की बुक में क्या एंट्रियां होंगी ये हमने करनी है। ये एंट्रियां हायर परचेज़र की हुई हैं, मैं इसी के साथ साथ एंट्रियां करूंगा क्योंकि देखिए दोनों जिस तरह हम बिल ऑफ एक्सचेंज करते हैं और दो लोग उसमें आपस में डील कर रहे होते हैं, एक चीज़ें ख़रीद रहा होता है, दूसरा बेच रहा होता है, तो उसकी आपस में इंटरचेंज एंट्रीज़ होती हैं। इसी तरह इनकी भी इंटरचेंज एंट्रीज़ हैं, तो इसलिए इनको हम मिटाएंगे नहीं। इन्हीं एंट्रीज़ के ऊपर मैं जो है वो रिपीट करता जाऊंगा इसको,
तो आपने जब एंड पे पोजीशन सारी आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहली एंट्री, मैं इसको समझाने में मुझे आसानी होगी कि अगर हायर परचेज़र ने जो एंट्री की है उसके अगेंस्ट हायर वेंडर क्या एंट्री करेगा। ये आपने पहले ब्रेकअप टेबल से आपकी प्रॉपर हायर परचेज़र की एंट्रियां हो जाएंगी। जब हायर परचेज़र की एंट्रियां हो जाएंगी तो उसमें हायर वेंडर की एंट्रियां करना आसान हो जाएगा। कैसे जी? पहली एंट्री 1/1/2008 को हायर परचेज़र ने की थी। उसने मोटर कार ख़रीदी थी, किससे? लाहौर मोटर से। अब लाहौर मोटर ने ये बेची है तो ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट एंट्री करेगा। इसने ये बेची है किसको? नाम क्या था हायर वेंड परचेज़र का हमारे पास? मुल्तान ट्रांसपोर्ट कंपनी। मुल्तान ट्रांसपोर्ट कंपनी को बेची थी। अच्छा, इसके अगेंस्ट हायर परचेज़र ने लाहौर को क्रेडिट किया था। इसी एंट्री को जब हायर वेंडर करेगा तो डेबिट कर देगा हायर मुल्तान ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसको इसने बेची है। जनरल का असूल है कि जिसको आप दे रहे होते हैं उसको डेबिट करते हैं, जिससे ले रहे होते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। तो मुल्तान ट्रांसपोर्ट कंपनी को हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट क्या करेंगे? हमने मोटर कार दी है उसको, हम करेंगे अकाउंट सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे, सेल्स अकाउंट, लेकिन साथ लिखेंगे हायर परचेज सेल अकाउंट। देखें, उसने डेबिट किया था मोटर कार को, उसके लिए मोटर कार एसेट था, लेकिन आप जो वेंडर है ये तो गाड़ियाँ बेचता है, ये तो कारें बेचता है, इसका तो बिज़नेस है कारें बेचना, तो लिहाजा इसके लिए वो कार बेचना एसेट बेचना नहीं है, इसके लिए वो मर्चेंडाइज़ है, इसलिए वो सेल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा। हायर परचेज सेल अकाउंट लिखेगा और यहाँ पे रकम सेम आएगी। यहाँ ये नरेशन में लिखेगा बीइंग मोटर कार सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम। ठीक हो गया। अब दूसरी एंट्री में ये एंट्री की थी मुल्तान ने जब इसने लाहौर मोटर को पैसे दिए थे, डाउन पेमेंट दी थी, तो इसने ये एंट्री की थी। अब ये वेंडर है, ये पैसे ले रहा है इसी रेट को, ये बैंक डेबिट करेगा। उसने बैंक को क्रेडिट किया था और लाहौर मोटर को डेबिट किया था, ये बैंक को डेबिट करेगा, ये पैसे ले रहा है और ये मुल्तान ट्रांसपोर्ट कंपनी को क्रेडिट करेगा कि इसने इससे पैसे लिए हैं और यहाँ लिख देगा बीइंग अमाउंट रिसीव एज डाउन पेमेंट। नरेशन भी साथ साथ चेंज होती जाएगी। क्लियर हो गया जी? ये इसने डाउन पेमेंट ले ली है उससे। उसके बाद 31/12/2008 को मुल्तान ने एंट्री की थी इंटरेस्ट अकाउंट टू लाहौर, इंटरेस्ट ड्यू हो गया था। अब ये बंदा इसके लिए इंटरेस्ट इनकम है तो ये इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा और मुल्तान ट्रांसपोर्ट कंपनी को डेबिट करेगा और इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेगा। ये इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेगा और लिख देगा बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, रकम सेम आएगी 5450। उसके बाद ये पहली इंस्टॉलमेंट लेगा, वसूल करेगा, तो ये वही डाउन पेमेंट वाली सेम एंट्री करेगा। ये बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा और मुल्तान ट्रांसपोर्ट कंपनी को क्रेडिट कर देगा, मुल्तान ट्रांसपोर्ट कंपनी को क्रेडिट कर देगा। इससे ये बंदा पहली किस्त ले रहा है। ठीक हो गया, रकम सेम आएगी। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन की एंट्री हायर परचेज़र ने की थी। सवाल है क्या हायर वेंडर भी करेगा? नहीं। क्यों भाई? इसको इस्तेमाल तो वो कर रहा है ना हायर परचेज़र, इसने तो बेच दी, अब गाड़ी तो उसके पास है, तो जिसके पास गाड़ी होगा डेप्रिसिएशन की एंट्री सिर्फ वही करेगा, तो लिहाजा ये एंट्री यहाँ पे नहीं होगी, इसको डिलीट कर देंगे। उम्मीद अली, थैंक यू वेरी मच जी। सर कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हैं? पहली इलस्ट्रेशन है बिस्मा, पहली इलस्ट्रेशन है उसको करवा रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये यहाँ एंट्री आनी नहीं। फिर इसमें तो इनकम ही एक आई, इनकम हो या एक्सपेंस हो, उसको प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसकी हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र करने की। यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिट है तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट को डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे
और डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का ताल्लुक सिर्फ उससे है, हायर परचेजर से। तो यहाँ पे नरेशन चेंज करनी है, फंड्स इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट की रकम कितनी, 5450, तो डेबिट में सिर्फ 5450 आएगा। ये डेप्रिसिएशन की रकम हम यहाँ से मिटा देंगे और फिर लिख देंगे बीइंग इनकम्स, यहाँ पे इनकम है, इनकम ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पहले साल की एंट्रीज हो गई हैं, हम बाकी डिलीट कर देते हैं इसको, फिर देखते हैं आगे इसको कैसे करना है। अब ये पहले साल की एंट्रीज हमने 4, उसकी बुक में एंट्री हुई थी उस 1 2 3 4, इसमें 5 है, उसमें 6 एंट्रियाँ हुई थी, इसमें 5 है। इसमें एंट्री कौन सी नहीं की, हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं की, तो वो यहाँ पे नहीं होगी। अब जब आप 1 साल को कर लेंगे तो इसी को देख देख के आपने अगली एंट्रियाँ करनी। मिसाल के तो अब देखें, इसमें इसने ये चीज़ बेची तो एसेट एक दफ़ा ही बेचा था, दोबारा एंट्री नहीं होगी। डाउन पेमेंट भी एक दफ़ा आती है, दोबारा एंट्री नहीं होगी। हाँ, इंटरेस्ट बार बार आएगा और बैंक इंस्टॉलमेंट बार बार लेंगे और उसको प्रॉफिट लॉस ट्रांसफ़र बार बार करेंगे। तो अब 31/12/2008 को पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट की, मुल्तान ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और रकम कितनी आएगी, सेकंड वाला इंटरेस्ट कितना है, 3723। ये आप उधर एंट्री हुई होगी आपके पास। अब यहाँ पे आ जाए, चाहे मुल्तान ट्रांसपोर्ट कंपनी की 2000 एंट्री है, इंटरेस्ट टू लाहौर मोटर 3000, इसका उल्ट कर देंगे, मुल्तान टू इंटरेस्ट हमने एंट्री करनी है। यहाँ पे आपके पास मुल्तान ट्रांसपोर्ट टू इंटरेस्ट अकाउंट 3723 रुपये, ये एंट्री हो जाएगी। और यहाँ पे आ जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ठीक है, ये हो गया आपके पास। इसके बाद हमने अगली इंस्टॉलमेंट लेनी है, तो ये एंट्री हम जल्दी से ज़रा करने के लिए कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, जस्ट डेट चेंज करेंगे और रकम नाम सेम आएगा एंड रकम इंस्टॉलमेंट सेम आएगी। फिर हमने इसको ट्रांसफ़र करना है, इंटरेस्ट इनकम को, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे 2009 लिखेंगे और इंटरेस्ट अकाउंट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट रकम आएगी 3000, ये वाली रकम हो यहाँ से। मैं तो क्योंकि कंप्यूटर में बैठा हूँ इसलिए कॉपी करके आपको तो लिखना ही पड़ेगा ना, तो ये इसका कर देंगे। इसके बाद है हमारे पास जनाब इसी जो आखिरी 3 एंट्रीज़ हैं, ये दोबारा कॉपी करके हम आगे ले जाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं इसकी जगह पे, और ये आपकी 3 एंट्रीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। अच्छा, अब 31 दिसंबर 2010 को जो आपने इंटरेस्ट है, वो तीसरा इंटरेस्ट यहाँ देख लें, 1827 रुपये की हम एंट्री करेंगे। आप उधर से भी देख सकते हैं, अपने जो दूसरे हायर परचेज़र की जर्नल है 1827, और आगे भी लिखेंगे 1827, और यहाँ ये हमारे पास इंस्टॉलमेंट तो वही आई है, लेकिन यहाँ लिख देंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड, और इसमें लिखेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे लफ्ज़ सेकंड आएगा। अच्छा, इसके बाद है यहाँ पे डेट आ जाएगी 2010, यहाँ पे भी आ जाएगी 2010, और इंटरेस्ट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस को 1827, और इधर आ जाएगा नीचे 1827। ये थी हायर वेंडर की एंट्रीज़। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्रीज़ हैं, इन तमाम एंट्रीज़ को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, और अगर इसके ऊपर आप प्रॉपर एक क्वेश्चन, ये तो ये मैंने सॉल्व कर दिया है, और इसके अलावा आपके पास वहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, उसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। फिर इसके ऊपर हम आगे करेंगे इंशाल्लाह ताला, कल लेजर करेंगे इसके ऊपर। core बायो 2 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कर लें, कोई मसला नहीं है।